वाटर नाम का जो चैप्टर चल रहा था हमारा, एक वीडियो जा चुकी है जिसमें आधा पार्ट इसका हो चुका है, यानी कि पार्ट 1 हो गया है। ये रहा इसी चैप्टर का पार्ट 2। तो शुरुआत होगी कहाँ से? वाटर साइकिल से। सबसे पहले बात करते हैं साइकिल आखिर होती क्या है। साइकिल का मतलब वो नहीं जो हम चलाते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो साइकिल है और जो हम साइकिल चलाते हैं थोड़ी सी ना सिमिलरिटी है, क्योंकि साइकिल का डेफिनेशन आइए समझते हैं, तब पता चलेगा आपको। तो साइकिल क्या है? साइकिल वो चीज़ है, साइकिल इज समथिंग दैट अकर्स रिपीटेडली इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। मतलब अकर का मतलब होता है घटित होना, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो घटित होती हो। रिपीटेडली मतलब उसका रिपीटेशन होता हो, यानी कि वो चीज़ दोहराई जाती हो। इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर, एक खास किसी क्रम में दोहराई जाती हो, बार बार होती हो, तो वो चीज़ क्या है? साइकिल है। जैसे टाइम को ही ले लो, ये संडे मंडे ट्यूसडे, हर 7 दिन बाद एक नया दिन, हर वही दिन, मतलब ये रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है और सेम ऑर्डर में, है ना। तो ये भी एक तरह का साइकिल चल रहा है। तो अब वाटर साइकिल क्या है वो समझते हैं। देखो, वाटर साइकिल में होता क्या है कि ये जो वाटर है पहले अर्थ के सरफेस पर होता है, यहाँ से ये वेपराइज होता है और एटमॉस्फेयर में पहुँचता है, और एटमॉस्फेयर से फिर से कहाँ पहुँच रहा है? ये वाटर ग्राउंड पर पहुँच रहा है, यानी कि अर्थ के सरफेस पर पहुँच रहा है। यही चीज़ बनाती है वाटर साइकिल। अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है वो पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ वाटर होता है? सीज में होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है और स्ट्रीम्स में। स्ट्रीम का मतलब ऐसे वाटर सोर्स जहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है उनको हम स्ट्रीम बोल देते हैं। और ये बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। तो सन की हीट की वजह से क्या होता है? ये इवापरेट होते हैं, यानी कि वेपराइज होते हैं। सरफेस से जितने भी वाटर पार्टिकल होंगे भाप बन के उड़ते रहेंगे उड़ते रहेंगे। और फिर एक तो सोर्स ये हो गया, यानी कि ग्राउंड से एटमॉस्फेयर में पानी जाने का। दूसरा सोर्स क्या है? हमारे प्लांट्स। आपको पता होना चाहिए, जो प्लांट्स होते हैं इनकी लीव्स, पत्तियों से भी वाटर के पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। जो स्टोमेटा होता है वहीं से वाटर भी ये इमिट करते हैं, यानी कि निकालते रहते हैं। तो प्लांट जब अपनी लीव से वाटर इमिट करता है, यानी कि वाटर एक्सक्रीट करता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो बहुत सारा पानी जो है ट्रांसपायरेशन से भी एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा होता है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि प्लांट बहुत सारे हैं तो बहुत सारी मात्रा में वाटर पार्टिकल्स भी निकलते रहते हैं। तो होता क्या है इससे? अब जो ये वाटर वेपर होती है ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जाती रहती है। क्या लिखा है? वाटर वेपर राइजेज अप। राइज अप का मतलब होता है ऊपर उठना। तो उठती रहती है। इसके बाद क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ग्राउंड का लेवल अपना छोड़ते हुए, तो टेम्परेचर में एक बार अपना दिमाग लगाओ, क्या होता होगा? इंक्रीमेंट होता होगा या फिर डिक्रीमेंट? टेम्परेचर गिरता जाता है बच्चों। जब हम ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर जितना हम जाएंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर गिरता जाएगा। जो वाटर वेपर है वो भी लगातार ऊपर जा रही है, यानी कि ऊपर जाने के साथ साथ क्या होगा? टेम्परेचर गिरेगा। तो खुद सोचो, जो वाटर वेपर है वो अभी गैसियस स्टेट में है, जब टेम्परेचर गिरेगा तो फिर से लिक्विड में होगा। अब ये जो वाटर वेपर है ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स। तो जब इनकी कूलिंग हो जाती है तो ये क्या बना लेते हैं आपस में? ये कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि आपस में सब मिल जाते हैं और मिल करके क्या बनाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, यानी कि वाटर की छोटी छोटी बूंदें, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब और फर्दर कूलिंग होती है, जब और ठंडे होते हैं, तब ये बनाते हैं क्लाउड्स। और फिर यही क्लाउड्स जब और ठंडे होते हैं और ज़्यादा कूलिंग होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, क्योंकि और कंडेंस होंगे और घने हो जाएंगे। तो जब इनमें हैवीनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है तो एक टाइम के बाद एटमॉस्फेयर इनको संभाल नहीं पाता और ये फिर अर्थ पर गिर जाते हैं, यानी कि फॉल हो जाते हैं। और इन्हीं क्लाउड्स का अर्थ पर गिरने को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में रेन बोलते हैं। रेन का मतलब पानी बरसना, मतलब पानी का गिरना, दैट इज प्रेसिपिटेशन। और कभी कभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि यही जो वाटर की ड्रॉप्स हैं ये फ्रीज हो जाती हैं, यानी कि इतनी जम जाती हैं कि ये स्नो यानी बर्फ़ के रूप में हमारी धरती पर गिरती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हेल। और ऐसा हुआ भी होगा, ऐसा मतलब उम्मीद काफ़ी ज़्यादा मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये सीन जरूर देखा होगा कि पानी बरस रहा है और पानी की बूंदों के साथ साथ बर्फ़ के टुकड़े भी छोटे छोटे गिर रहे होते हैं। अब ये जो पानी गिरता है कहाँ कहाँ गिरता है? ये वाटर सीज में भी गिरेगा, रिवर्स में भी गिरेगा, लेक्स में भी गिरेगा, पॉन्ड्स में गिरेगा, स्ट्रीम्स में गिरेगा। जब यहाँ पे गिरेगा तो कोई बात नहीं, जहाँ से आया वहीं का पार्ट बन गया। लेकिन जब ये किसी लैंड पीस पर फॉल होता है तो वहाँ से फ्लो होते हुए फिर से ये कहाँ जाएगा? फिर से ये स्ट्रीम्स में जाएगा, मतलब ये फिर से नहरों में या कह लो कि तालाबों में या नदियों में फिर से फ्लो होकर चला जाएगा। और कुछ पानी कहाँ चला जाएगा? अंडरग्राउंड, मतलब ज़मीन के नीचे।
है ना, सॉइल से धीरे धीरे सीप होते हुए, सीप का मतलब रिसना, रिस के मतलब कि थोड़ा थोड़ा फिल्टर हो के कहाँ पहुँच जाएगा, धरती के नीचे पहुँच जाएगा, जिसे हम फिर नाम देंगे ग्राउंड वाटर। और यही वाटर हम लोग यूज़ करते हैं, और फिर इसी ग्राउंड वाटर को हम लोग पंप आउट करते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए। डोमेस्टिक यूज़ का मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए, इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए, एंड इंडस्ट्रियल यूज़। और फिर जो पानी हम शहरों में इस्तेमाल हो रहा है, या कह लो कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, वही पानी, मतलब देखो पहले ग्राउंड वाटर निकाला गया, उसका यूज़ हुआ, फिर वही वाटर कहाँ छोड़ दिया जाएगा, नदियों में छोड़ दिया जाएगा, रिवर्स में। और फिर से वो कहाँ पहुँचेगा, देखो नदी से जो पानी निकलता है वो पहुँचता है समुद्र में, इतना आपको पता होना चाहिए। नदी का पानी फाइनली उसकी डेस्टिनेशन क्या है, समुद्र है। ठीक, कहीं भी अगर नदी बह रही है, आगे बढ़ रही है, तो समझ लेना कि आगे जाकर ये समुद्र में मिलेगी। चलो जी, एंड फाइनली इनटू, तो बता दिया। अब कुछ वाटर ऐसे भी हैं, कुछ रेन वाटर ऐसी भी, कुछ ऐसी बारिश है जो कि माउंटेन्स पर होती है, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण पानी जहाँ गिरेगा वहीं जम जाएगा। तो ठीक है, जम गया, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, वही पानी धीरे धीरे पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद वही जा कर के नदियाँ बनती हैं। चलो ये तो पता चल गया कि नदी का पानी समुद्र में जाके मिलता है, लेकिन ये भी जान लो कि जो नदियाँ आती हैं वो कहाँ से आती हैं। नदियों का जो अक्सर सोर्स होता है वो होते हैं माउंटेन्स। माउंटेन्स में क्या होता है, यहीं से वाटर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फिल्टर होकर पता नहीं कहाँ से आता रहता है ना, कुछ बर्फ़ होती हुई पिघलती रहती है, और ये फिर नदी बनती चली जाती है, आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से भैया वाटर साइकिल चल रहा है। इसकी बात करते हैं सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर का सोर्स क्या है। वाटर का मेन सोर्स तो रेन वाटर है, तो पता होना चाहिए। कैसे लिखोगे, ऐसे मैं पढ़ाते चले जा रहा हूँ, लिखोगे कैसे, जो समझ में आए वैसे लिखते रहो। जैसे यहाँ पे लिख लेना, क्या मेन सोर्स क्या है, वाटर, ठीक है, या जो आपको समझ में ठीक लगे वही नोट कर लेना, बस बाकी रिवीजन इतना अच्छा कर लेना कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कर ले जाओ। तो सोर्स ऑफ वाटर का मेन सोर्स होता है रेन। रेन कब होती है तो पता चलेगा आपको कि जब वाटर वेपर हवा में जाकर के डेंस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाती हैं, तब जाके बादल बनता है और फिर वह नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद जो रेन वाटर होती है सर, ये रेन वाटर काफ़ी ज़्यादा प्योर कही जा सकती है। हाँ, एक शर्त पे कि जिस जगह पे रेन हो रही है, अगर वो एटमॉस्फेयर पहले से क्लीन है, तो इस बात की श्योरिटी है कि जो वाटर फॉल हो रहा है अर्थ पर वो बिल्कुल प्योर है। मतलब उसमें ना तो जम्स होंगे, ना ही कोई इम्प्योरिटी होगी जो उसमें घुली हुई हो ऑलरेडी। लेकिन कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, स्मोक है और डस्ट है, तो वहाँ पे जो रेनफॉल हो रही है वो आते आते वो भी पॉल्यूट हो जाएगी, है ना, उसमें भी जो गैसेस हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी। और इसीलिए एसिड रेन भी होती है, मतलब जो एसिड रेन है, एसिड रेन का मतलब कि ऐसी रेन हो रही है जिसमें वाटर के साथ साथ क्या है, एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस उसमें मिक्स हो गई हैं, जिसकी वजह से जो वाटर फॉल हो रहा है अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ग्राउंड वाटर, अगला सोर्स क्या है, ग्राउंड वाटर। एक बार ये वाली बात फिर समझ लो। देखो, जो वाटर अर्थ पर आ रहा है वो बिल्कुल प्योर होगा अगर एटमॉस्फेयर क्लीन है तो। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ही ऑलरेडी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं, तो जो वाटर पार्टिकल आ रहा है ये इनको डिज़ोल्व कर लेगा और फिर वही जो पानी होगा वो भी गंदा हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, जो कि है ग्राउंड वाटर। हमारे लिए फ्रेश वाटर का सबसे खास सोर्स है ग्राउंड वाटर। तो जब भी पानी बरसता है तो ये कुछ तो इमिडिएटली इवापोरेट हो जाता है, और कुछ जो है सरफेस पर फ्लो होकर के क्या बना लेते हैं, स्ट्रीम्स बना लेते हैं, नदियों में चले जाते हैं, और कुछ है जो सॉइल से होकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड में। और ग्राउंड में पहुँचने के बाद उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। और वाटर के लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। वाटर टेबल का मतलब लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर में रन along the surface of non-porous rocks and come out of the surface at places to form natural spring। नेचुरल स्प्रिंग क्या, इसको समझते हैं। देखिए कहाँ दिखाया जाए, यहाँ पे देखो। सपोज ये अर्थ है और ये भी पूरा ये यहाँ पे रॉक्स है, सॉइल है, काफ़ी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अर्थ है जो अब ब्लू से बनाऊंगा, ये समझ लो वाटर है, सॉरी अर्थ नहीं वाटर है ये। तो क्या होता है कि ये नॉन पोरस रॉक होती हैं, कहाँ पे, जहाँ पे ये एरो बनाया है ये है नॉन पोरस रॉक। नॉन पोरस का मतलब होता है
पोरस वर्ड बना है पोर से, और पोर का मतलब होता है ओपनिंग, यानी कि छोटे छोटे छिद्र। तो जब किसी रॉक में पोर्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब उसमें ओपनिंग नहीं पाई जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोरस रॉक। तो इसके ऊपर नॉन पोरस रॉक होती है, लेकिन कहीं कहीं पे जब इसको जगह मिलती है थोड़ी बहुत, तो यही वाटर कहाँ हमें दिखने लगता है, ऊपर आ जाता है। इसी को बोलते हैं नेचुरल स्प्रिंग। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल स्प्रिंग बोलेंगे। और अंडरग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर, उसको हम लोग ऑब्टेन कैसे करते हैं? ट्यूबवेल से या हैंड पंप से, या कह लो कि वेल यानी कुआं। और जितना ज़्यादा ये पानी गहरा होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है पीने के लिए। और अगर हमने ग्राउंड वाटर का मिसयूज ज़्यादा किया तो ये इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा। और इसलिए बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज कह लो या कह लो कि ओवर यूज़, कई बार ऐसा भी होता है मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी है, कितना चाहते हुए भी हमें वाटर का यूज़ तो भाई देखो वाटर का यूज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ओवर यूज़ के चलते, ज़्यादा यूज़ के चलते वाटर टेबल बहुत जल्दी गिर जाता है शहरों में, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। अब सरफेस वाटर का सोर्स क्या है ये देखते हैं। सरफेस वाटर क्या है? जो अर्थ के सरफेस पर है, यानी कि स्ट्रीम्स में, लेक्स में, रिवर्स में, इनको हम बोलते हैं सरफेस वाटर। रिवर और लेक ये कैसे बनती है? मेल्टिंग स्नो यानी कि बर्फ़ के पिघलने से बनती है। सरफेस वाटर कंटेन्स डिजॉल्व साल्ट्स, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, इट में ऑल्सो कंटेन जम्स। और जो सरफेस वाटर है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी हो सकती है। इम्प्योरिटी का मतलब अशुद्धता, गंदगी, और इसमें जम्स भी हो सकते हैं। ऑल्सो सीवेज फ्रॉम सिटीज़। अब उससे क्या हो रहा? अच्छा, इसके पीछे रीजन भी है बहुत सारा। नदी का पानी गंदा क्यों है? हालांकि साफ़ तो पहले बहुत था, लेकिन जो शहरों का सीवेज है, सीवेज का मतलब पूरी शहर का गंदा पानी निकालो और नदी में डाल दो, तो ये होता है सीवेज। तो शहरों का जो सीवेज है उसको भी हम कहाँ डाल दे रहे हैं? नदियों में डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। फैक्ट्री से जो गंदा पानी आ रहा है उसको भी हम नदियों में डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नदी का पानी गंदा होगा ही, और फिर वो पीने के लायक बचेगा नहीं। और शहरों में, जो बड़े बड़े शहरों में जो पीने का पानी आ रहा है वो ऑलमोस्ट कहाँ से आता है? नदियों से ही आता है। लेकिन हाँ, उसके पहले उसकी क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है। अगला वाटर का सोर्स है सी वाटर। सी वाटर तो भाई बहुत ज़्यादा साल्टी होता है, डायरेक्ट कंज्यूम तो कर नहीं सकते। वही बात यहाँ बोलेगी साल्ट के बारे में ही। तो साल्ट की वजह से ही ये पीने के लिए अनफिट है, और सिंचाई के लिए भी, मतलब इसका यूज हम लोग किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। अब ये तो हो गया वाटर सोर्स। अब पढ़ते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। तो इन आर कंट्री देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मंथ। कह रहे हैं कि हमारे देश में, हमारे इंडिया में समर मंथ में, गर्मी के महीने में बहुत कम रेनफॉल होती है। दिस लीड्स टू अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिससे गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। अब फिर गर्मी के बाद आता है मानसून। मानसून में ही जम की बारिश होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसी जगह हैं, ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उतनी बारिश नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है? बहुत तगड़ी शॉर्टेज होती है पानी की, कई सारे हमारे देश के हिस्सों में, अलग अलग में। रिवर्स एंड पॉन्ड्स ड्राई अप, नदी और तालाब सूख जाते हैं। द सॉइल बिकम ड्राई सिंस इट कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाई इवापोरेशन। तो जो सॉइल है वो भी सूख जाती है, क्योंकि सॉइल से जो मॉइस्चर है वो एयर में जा रहा है। कब तक जाएगा? जब तक उसमें मॉइस्चर रहेगा। एक समय के बाद जब उसको पानी मिलेगा नहीं सॉइल को, तो वो भी सूख जाएगी, और जब सॉइल सूख जाएगी तो उसमें कोई क्रॉप नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सूखा। फिर समझ लो, सूखा का मतलब यानी कि ड्रॉट का मतलब एक ऐसी कंडीशन जब काफ़ी टाइम से रेनफॉल ना हुई हो, सारे नदी तालाब सूख जाएं, वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे चला जाए, और सारी जितनी जो सॉइल है, मिट्टी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सूख जाए, और कोई फसल ही ना हो पाए। उस कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं भाई जहाँ पे ऐसा होता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये सब हैं स्पेशली प्रोन टू ड्रॉट, मतलब इस जगहों पे सूखा अक्सर होता रहता है। दिस इज़ बिकॉज द मानसून विंड्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच दिस प्लेसेस। मतलब जब तक हवा यहाँ पहुँचती है उसका मॉइस्चर वहाँ पहुँचने से पहले ही ख़त्म हो गया रहता है, यही कारण यहाँ पे वाटर नहीं पहुँच पाता।
इसलिए बहुत कम रेनफॉल होती है और फिर मानसून में बहुत नॉर्मल बारिश होती है, या कह लो कि ना के बराबर। मतलब मानसून देखो, जितना हमारे यहाँ नॉर्मल पानी बरसता है उतना यहाँ मानसून में बरसता है, ये समझ लो कि मानसून में पानी बरसेगा लेकिन उतना नहीं जितना कि बरसना चाहिए। अब इससे होता क्या क्या है, अगर ड्रॉट किसी प्लेस पर है यानी कि सूखा कहीं पे है तो उसका इफ़ेक्ट क्या क्या होगा। उससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि क्रॉप्स ड्राई, क्रॉप सूख जाएंगी। अगर हुई रहेंगी तो पीपल, मतलब जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसान होते हैं, क्योंकि किसानों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जब वो वाटर सूख जाएगी, अरे वाटर सूख जाएगी मैं बोल रहा हूँ, अगर सॉइल सूख जाएगी तो जो हवा बह रही है ऊपर, जो विंड्स हैं वो ऊपर टॉप सॉइल का मतलब सब सॉइल की सबसे टॉप लेयर को अपने साथ उड़ा ले जाएंगी, और वही सबसे ज़्यादा क्या होती है, फर्टाइल। तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होती है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। खुद सोचो, अगर मिट्टी गीली है तो उसको उड़ा के लेके जाना हवा की बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर ये सूख गई है तो हवा के लिए इसको उड़ा के ले जाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं सॉइल इरोजन, यानी कि लॉस ऑफ सॉइल। तो अब किसानों के लिए दो समस्या आ गई, पहले तो पानी नहीं मिल रहा था, अब जो ज़मीन बची है वो भी क्या हो गई, अनफर्टाइल, मतलब फर्टाइल रही नहीं गई। फिर से चलो मेहनत करो, तो इससे अनाज की कमी हो जाती है, फलों की कमी होती है, सब्जियों की कमी, बहुत दिक्कत हो जाती है खाने पीने में, हर चीज़ में। अब अगर वाटर नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगी, तो जानवरों को क्या खिलाएंगे, जानवर नहीं रहेंगे तो फिर दूध की सप्लाई कम हो जाएगी, मीट की सप्लाई कम हो जाएगी। तो कुल मिला के प्रॉब्लम बढ़ती ही बढ़ती रहती है। अब ये तो हो गए ड्रॉट, लेकिन अगर यह ड्रॉट की कंडीशन लगातार बनी रहे, मतलब लगातार सूखा बना ही रहे, पानी नसीब ही ना हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग भूख और प्यास, खाने और पानी की कमी से मरने लगेंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेमाइन। ये देख लो जी, मतलब ड्रॉट का भी और विकराल रूप है क्या, फेमाइन। मतलब ड्रॉट का मतलब सूखा कुछ समय के लिए हो, लेकिन जब ये सूखा काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहे लंबे समय तक, खाने की कमी, पानी की कमी हो जाए, लोग मरने लगे खाने और पानी की कमी से, इस चीज़ को बोलते हैं फेमाइन। और फिर यही शुरू होती है तरह तरह की बीमारियां भी, एक महामारी फैलती है और फिर लोग ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। इसके बाद यहाँ पे पानी की कमी हो गई थी, ड्रॉट नाम दिया गया था। अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाएगा तो इसे बोलेंगे फ्लड, यानी कि बाढ़। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग द मानसून मंथ। मानसून के महीने में बहुत हमारे कंट्री में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बहुत पानी बरसता है। तो इतना पानी हो जाता है वहाँ पे कि नदी, मतलब कोई जैसे मान लो नदी इतनी दूर में फ्लो हो रही है, इतनी दूर में, तो जब बाढ़ आएगी ना तो यहाँ तक पानी फ्लो होगा, यहाँ तक, इतनी दूर तक, मतलब पता नहीं चल पाएगा कि नदी का यहाँ पे कौन सा हिस्सा है। तो फ्लड का मतलब बाढ़, मतलब जब इतना पानी बरस जाए कि वाटर लेवल काफ़ी बढ़ जाए नदियों का, और वो अपने बगल की लैंड को भी अपने साथ बहा ले जाएं। और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए क्रॉप को भी डैमेज करती है, रोड्स को भी, हाउसेस, मतलब इसके रास्ते में जो पड़ा वो गया, चाहे सड़क हो चाहे घर हो, कुछ भी। और यहाँ भी क्या होगी, फूड की शॉर्टेज होगी। पूछो कैसे, जब क्रॉप ही नहीं रहेगी यहाँ पर, पानी की ज़्यादा होने की वजह से सड़ जाएंगी फसलें, इलेक्ट्रिक लाइंस काफ़ी ख़राब हो जाती है, पूरी पूरी बिगड़ जाती है, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी समस्या होती है। और ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाएगी। देखो पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन हाँ ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाएगी, पीने लायक पानी कहीं नहीं बचा रहेगा। खाने की कमी हो जाएगी, शेल्टर का मतलब रहें कहाँ, छाँव नहीं मिलेगी रहने के लिए, हर जगह तो पानी पानी भरा रहेगा, कहाँ रहोगे। और अगर यही कंडीशन काफ़ी लंबे समय तक बनी रही, मतलब अगर बाढ़ की कंडीशन कई दिन तक बनी रहती है, तो बीमारियां फैलनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, ईटीसी। लोग मरना शुरू हो जाते हैं भूख से, प्यास से, बीमारी से। सोचो बाढ़ है फिर भी लोग प्यास से मर रहे हैं, है कि नहीं, क्योंकि पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है ना। इन कोस्टल एरिया का मतलब ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल एरिया।
तो वहाँ पे बाढ़ आती है अक्सर साइक्लोन के कारण। साइक्लोन का मतलब तूफान, एक ऐसा तूफान आएगा जिसमें आंधी पानी सब इकट्ठा। लिखा भी है कि अ साइक्लोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड विद वेरी हैवी रेन, मतलब एक ऐसी तेज़ हवा जिसके साथ में पानी भी हो। तो समुद्र किनारे अक्सर ये चीज़ आती रहती है, साइक्लोन जिसे बोलते हैं, तूफान मतलब तेज़ हवा के साथ पानी। तो वहीं से क्या होता है, फिर तेज़ हवा की वजह से समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं टाइडल वेव्स। क्या कहते हैं? टाइडल वेव्स कहते हैं। और फिर इससे भी वो एरिया पूरा पूरा तबाह हो जाता है। हमारे कंट्री में ऐसे कहाँ कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, असम में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में। तो ये सब क्या है? स्पेशली जहाँ पे फ्लड आता है या फिर साइक्लोन आता है। इसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को बचाएं कैसे। तो पानी का यूज़ जितना बुद्धिमानी से किया जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर एंड रिसाइकल वेर एवर पॉसिबल, मतलब वाटर की वेस्टेज को कम करें और जितना हो सके वाटर को रिसाइकल करने का प्रयास करें। रिसाइकल का मतलब होता है कि वही पानी हम दोबारा यूज़ में लाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक काम ये कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हम अपनी बाइक धुल रहे हैं, साइकिल धुल रहे हैं, तो वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम पौधे में डाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन दिस इंक्रीज। और हाँ, जितना ज़्यादा हम ट्रीज़ या प्लांट लगाएंगे, जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी, वाटर टेबल उतना ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजते हैं? सॉइल में भेजते हैं। इसलिए ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, जिससे कि वाटर टेबल बरकरार रहे, यानी घटे ना। वाटर पोल्यूशन भी कम करें कि एटलीस्ट जो हमें पानी मिला है अगर वो उतना प्योर रहेगा, साफ़ रहेगा, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो सीवेज आ रहा है जैसे कि शहरों से, अगर उसको हमें नदी में डालना हो, नदी में डालने से पहले उसको साफ़ कर लिया जाए। साफ़ करने के बाद नदी में छोड़े तो नदी का पानी ख़राब नहीं होगा। एक ये तरीका हो सकता है। और कंट्रोल फ्लडिंग एंड स्टोर वाटर फॉर यूज़। अच्छा, जब फ्लड हो तो वाटर को हम स्टोर कर लें ताकि हम बाद में यूज़ कर सकें। और ये काम कैसे कर सकते हैं? बिल्डिंग डैम्स, बांध बना करके। हाउ एवर बिग डैम्स हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। और हाँ, अगर बड़े डैम बनाए तो इसकी भी अपनी अलग समस्या है, क्योंकि उससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। जो वहाँ के लोग हैं, उनका जो घर है वो खतरे में आते हैं। ऑल्सो एक्यूमुलेशन ऑफ सिल्ट इन द शॉर्टेज रिजर्वायर रिड्यूसेस देयर इफेक्टिवनेस विद टाइम। और जो ये डैम हम बनाएंगे, तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय, कुछ इकट्ठा करना। और सिल्ट का मतलब जब पानी इकट्ठा होगा तो उसके नीचे जो चीज़ बैठती रहेगी बैठती रहेगी बैठती रहेगी, तो उससे भी धीरे धीरे क्या होता है, उसकी कैपेसिटी यानी कि वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी ख़त्म होती रहती है। उसका प्रभाव समय के साथ ख़त्म होता रहता है। अब जो मेथड थोड़े से अलग टाइप के हैं वो पढ़ते हैं हम लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्योंकि देखो, जो पेड़ पौधे हम लोग काटते चले जा रहे हैं, जब पेड़ पौधे हम काटते चले जाते हैं, जो सीपिंग एरिया वो घट जा रहा है। सपोज मान लो कि इतनी दूर में पहले जंगल जंगल था, पेड़ पेड़ था, तो हर जगह से पानी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा। अब मान लो कि यहाँ का पेड़ हमने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ से सीपिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी कि मतलब पेड़ पौधों की हेल्प से क्या होता है, वो जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में जा पाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये जो वाटर जाता है ग्राउंड से होकर के नीचे, ये नहीं जा पाएगा। तो हमने क्या कर दिया है, रोड बनाने के चक्कर में या तमाम चीज़ों के चक्कर में पेड़ को काट दिया। इससे क्या हो गया? सीपिंग एरिया कम हो गया। तो इसके लिए हमें कुछ एडवांस तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहला तरीका अपनाया, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या है कि जो पानी छत पर गिर रहा है उसको हम क्या करेंगे, टैंक में इकट्ठा करेंगे और फिर उसका इस्तेमाल हम करेंगे बाद में अलग अलग कामों के लिए। और ऐसा भी कर सकते हैं, काफ़ी गहरा बनवा दें, वही पानी फिर सीपिंग से, मतलब सीप का मतलब होता है जब सॉइल से पानी धीरे 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 छन छन के रिस कर नीचे पहुंचता है ग्राउंड वाटर में। तो काफ़ी गहरा टैंक बनवा देंगे तो इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, वही पानी जो छत पे गिरा वो टैंक में इकट्ठा होगा, वहीं से सीपिंग होकर के वो कहाँ पहुँच जाएगा? ग्राउंड वाटर में पहुँच जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये।
ये रहा, यहाँ पे छत पे पानी बरसा, ये आई पाइप 2 जगह है, यहाँ पे स्टोरेज टैंक बना है लेफ्ट वाले में यहाँ पे, तो इसका यूज़ हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो रिचार्ज पिट है ये काफ़ी गहरा है और यहीं से क्या होगा, वाटर रिचार्ज होगा। रिचार्ज का मतलब जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे जाएगा ये पानी। दूसरा तरीका क्या है, द रेन वाटर फ्लोइंग इनटू रोड साइड ड्रेन्स इट अलाउड टू फ्लो इनटू डीप पिट्स, कि जो सड़कों किनारे पानी बहता है उसको भी कहाँ जाना चाहिए, एक गहरे गड्ढे में जाना चाहिए, जहाँ से क्या हो सके वाटर की सीपिंग हो सके और वाटर लेवल बढ़ सके।